Hello guys, this is a new video for vector integrals and probably this is the last part of vector integrals where I'm going to cover the surface integrals. I have already covered the Gauss divergence theorem where we will be dealing with some kind of closed surface integrals. But in some of the cases the vector field A is not continuous and differentiable in the closed surface, and some of the cases we will be dealing with some kind of questions where the Gauss divergence theorem is not applicable. So and some of the cases the surface is not closed but it is a closed surface, it is a surface integral, basically it is not enclosing a volume. So in that case how we can deal with some kind of questions where as it's not enclosing a volume or the vector field which is given by the examiner is not continuous and it's not differentiable, how we can proceed. So in that video I'm going to cover these things. So without wasting a lot of time, let's start. So देखो क्या करते हैं हम. So देखो हम सरफेस इंटीग्रल को बोलने से पहले एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है कि तुम ये समझो कि सरफेस एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं. ये मैंने बोल दिया था कि एरिया वेक्टर निकालने के 4 केसेस हो सकते हैं. एक केस जब एक सरफेस है, गिवन सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो दोनों साइड में परपेंडिकुलर हो सकता है अगर उस सरफेस का ओरिएंटेशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ भी दिया हुआ है. इन दैट केस यूज़ योर राइट हैंड एंड यूज़ द राइट हैंड कर्ल और राइट हैंड ग्रिप रूल एंड whatever the direction will be of your thumb is your actual direction of the area vector of that particular surface. एंड इसके बाद हमने ये कहा था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, इन दैट केस हाउ वी कैन डील. इन दैट केस हमेशा जो क्लोज सरफेस होगा उसके जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा आउटवर्ड ही होगा, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा. अब देखो जब कोई कर्व सरफेस हो जाता है तभी कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन शो करता है. तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं सरफेस वेक्टर निकालने के लिए. ये सब कुछ मैंने पहले भी बता दिया था, फिर बस एक बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगा सरफेस इंटीग्रल्स को, अच्छी तरीके से देखना. मैं पहले प्रोसीड्योर बताऊँगा और एक क्वेश्चन लूँगा और वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत साल पहले गेट में आया हुआ क्वेश्चन है. अभी इस क्वेश्चन के सेगमेंट्स आते हैं, मतलब सेगमेंट्स डायरेक्ट कॉपी नहीं देते, बट ये मत समझना कि गेट में आया तो हमारे सिलेबस में तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए था तो नहीं आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये गेट के बहुत साल पुराने क्वेश्चन है, मतलब 2023 बोल रहा हूँ सर, 2003 से लेकर 7 के अंदर. तो उस टाइम क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते थे और उस टाइम के क्वेश्चन के लेवल हमारे सेमेस्टर लेवल के इक्वल माना जा सकता है. बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, सेमेस्टर में बहुत लिखना पड़ता है तो ये तो अलग बात हो गया. तो एक ही क्वेश्चन लूँगा, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था उस वक्त के लिए, देखा जाए तो करीब 2.5 पेज का क्वेश्चन था A4 साइज़ के पेपर में, ठीक है. तो करीब 2.5 पेज का क्वेश्चन था उस वक्त का. तो मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा और ऐसे क्वेश्चन ही हमारे सिलेबस में आ सकते हैं, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एक सरफेस इंटीग्रल दिखाता हूँ. मान लो ये S है, ये हमारा F वेक्टर डॉट ds वेक्टर है. अब यहाँ पे ना मैं बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलूँगा, ठीक है. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? फॉर श्योर लिख सकता हूँ. मैंने ए एस कैप यानी कि डी एस वेक्टर के डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर को बाहर निकाल लिया है. अब बस इस डॉट प्रोडक्ट को कर दो और काम ख़त्म. जब अपने गॉस डाइवर्जेंस किया था तभी इस डॉट प्रोडक्ट को करना नामुमकिन के बराबर था, तो इसलिए हमने नहीं किया. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस यूज़ मत करना ही बेटर होता है, वरना गलत आंसर आएगा या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर हमें देखने को मिल सकता है. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखो, और एक चीज़, ये बेसिकली हमारे क्लोज्ड एंड ओपन दोनों के लिए वैलिड है. ये एक रैंडमाइज मेथड है. कभी कभी एग्जामिनर अगर बहुत ही मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, बदमाश एग्जामिनर हुआ तो क्वेश्चन के बाद एकदम साइड में वो लिख देगा ताकि तुम्हें दिखे भी ना कि डोंट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. इन दैट केस यू विल अप्लाई दिस प्रोसीड्योर. व्हाट आई एम सेइंग, प्रोसीड्योर प्रोसीड्योर पता नहीं मैं कभी कभी क्या बोल देता हूँ. चलो, ओवरफ्लुएंट होने के बाद ऐसा ही होता है कभी कभी. तो ये L है लोअर लिमिट और ये है H जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हायर लिमिट. ये हायर और लोअर लिमिट किसका है? फॉर श्योर ये एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड ऐसे किसी का होगा. आगे बढ़ते, ये तो अभी समझ नहीं आएगा, बस यहाँ पे ये तो सिंपल है ना कि यहाँ पे लोअर लिमिट ही होगा, यहाँ पे हायर लिमिट ही होगा, यानी कि अपर लिमिट जो भी कह सकते हो. तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे इस कैप का डायरेक्शन लेना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है.
ठीक है। अब मैंने जैसे जैसे वो 4 स्टेप्स बताए थे वो 4 स्टेप्स फॉलो करना और ये इसका अपना डायरेक्शन लेना। 1 मिनट, एक प्लेन पास कर रहा है, यहाँ से नॉइज़ होगा अभी। सो अब देखो, प्लेन तो पास हो गया, अब हमारा क्वेश्चन करने का वक्त है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एस जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो हम देखो, मैं अगर तुम थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना चाहते हो तो मैं इसका कंसेप्ट भी बता देता हूँ। देखो मान लो ये एक एक्स वाई, ये देखो मैंने क्या कहा कि एक्स वाई प्लेन में डी एस का वैल्यू ये होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस कंसेप्ट को बिल्डअप नहीं करते कि क्यों ये डी एक्स डी वाई होता है, और मतलब रट के चले जाते हैं। मत रटो भाई, देख लो इस चीज़ को। मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन का एक काइंड ऑफ सेगमेंट है। अब मैं बहुत ही छोटा एरिया लूँगा जो कि बेसिकली होगा एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के, एक बात बताओ, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा डी एस, ठीक है। ठीक है, अब बताओ ये जो डी एस है इसका जो हाइट है वो क्या डी, अच्छा ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, क्या वो डी वाई लेंगे हम, और ये जो ब्रेथ है उसे हम लेंगे क्या बोलते हैं डी एक्स लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, और हाइट को डी वाई यानी कि वाई एक्सिस में ले रहे हैं। अब बताओ एक रेक्टेंगल का एरिया हमें डी एस दिया गया है और हमें उसका हाइट और जो लेंथ है वो पता है, तो हम क्या करेंगे, हाइट इंटू लेंथ करेंगे, डी वाई डी एक्स आएगा। तो ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे ही तुम वाई जेड प्लेन के लिए और जेड एक्स प्लेन के लिए, एक्स जेड प्लेन के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले प्रोसीजर बताऊंगा, उसके बाद एक ही क्वेश्चन करूँगा। प्रोसीजर बहुत ही लंबा है, ठीक है। प्रोसीजर को समझना, वरना क्वेश्चन में जस्ट टच ही नहीं कर पाओगे। और यही क्वेश्चन आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई अब ये जो है ये हमारा वाई जेड प्लेन है, मान लो वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा, ये वीडियो ना बहुत लेंदी होने वाला है क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वो भी बहुत लेंदी है। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ डी एस को क्या लूँगा मैं, डी वाई डी जेड लूँगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब मैं बोल रहा हूँ कि जेड एक्स प्लेन में ले लो भाई, जेड एक्स प्लेन में ले लो। तो जेड एक्स प्लेन में डी एस जो होगा, ठीक है। ये जेड एक्स वाई जेड प्लेन क्या है भाई, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा जो प्लेन, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा लेंगे, ठीक है। क्या वो एक्स वाई प्लेन में है या जेड एक्स प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है। ये हो जाएगा डी एक्स डी जेड, पहले डी जेड को फिर डी एक्स को भी रखा जा सकता है, इट इज़ नॉट एन इशू। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अब देखो ये था हमारा जब ही एस जो है किसी प्लेन में लाई करेगा। मान लो मैंने एक ऐसा सरफेस कहा, मान लो ये एक सरफेस है जो कि बेसिकली काइंड ऑफ सिलेंडर है और उसका एक आर्क जो होता है ना, सिलेंडर का जो आर्क सेगमेंट है, आर्क का एक सेगमेंट है। बताओ ये किसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है क्या। फॉर श्योर ये किसी प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। फॉर श्योर इट इज़ नॉट lying on a plane, let's say yx, yz and zx, nothing is here. So how we can proceed? In that case we have to use the concept of projection. अब देखो इसका ना प्रोजेक्शन इस एक्सिस में, देखो अगर मैं यहाँ पे सन लगाऊँ तो इसका मान लो ये वाई एक्सिस, अच्छा ये z है, ये y है और ये जो है ये x है, ठीक है। इस साइड में अगर मैंने सन को लिया तो जो प्रोजेक्शन होगा वो इस साइड में कुछ ऐसा टाइप का बनेगा, काइंड ऑफ दैट, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैंने सन को इस साइड में लिया होता तो प्रोजेक्शन फिर से बनता, लेकिन इस बार हमारा ये देखो ये क्या था, ये जेड वाई एक्सिस था। इस बार हमारा जो प्रोजेक्शन बनता वो प्रोजेक्शन बनता जेड एक्स एक्सिस में। अब कौन से एक्सिस में तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर ये टाइप 2 है, अच्छा वहाँ पे टाइप 1 मैंने लिखा नहीं, सॉरी,
ये टाइप 2 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 ये हुआ। अब होता है, अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे क्या करना है, एस को सिलेक्ट करना ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो अच्छी तरीके से, एस नाइदर एक्स वाई वाई जेड नॉर जेड एक्स प्लेन। In that case, how we can proceed? Simple, use the concept of projection. I'm writing with the red ink. This is not red actually. Concept of projection. तो देखो, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन को याद रखना। अगर ये तुम्हें नहीं पता है, मैंने जब भी डबल इंटीग्रेशन बोला था तभी ये मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन जब भी मैंने बोला था तभी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन मैंने बोला था कि ये वन ऑफ द मतलब क्रेजीएस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन वेरी इजीली। ठीक है, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेथड, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन से। अच्छा, यहाँ पे ज़रा अच्छी तरीके से देखना, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा। देखो, हमें वो जो इंटीग्रेशन पहले था इसे मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं कौन से एक्सिस में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से एक्सिस में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं तीनों एक्सिस नहीं, तीनों प्लेन में प्रोजेक्ट करूँगा। एक है एक्स वाई प्लेन, एक है वाई जेड प्लेन, और तीसरा हो जाएगा जेड एक्स प्लेन। तीनों प्लेन में प्रोजेक्ट करने के बाद इस इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, रीजियन डॉट एस कैप, यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया है तो डी एक्स डी वाई आया। लेकिन इसके साथ हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना होगा जो बेसिकली नथिंग बट व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ कौन यहाँ पे इतना शोर मचा रहा है भाई। ये जो हुआ, ये बेसिकली प्लेन को प्रोजेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सा कांस्टेंट हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कराने वाला। बस से याद रखो। कैसे याद रखोगे मैं दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, मैंने इसे किस प्लेन में प्रोजेक्ट कराया, एक्स वाई प्लेन में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मुझे बस ये नीचे लेना है। क्या लेना है, ये एस कैप लेना है, उसके साथ डॉट करना है उस एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जो नहीं लिया गया है, उस एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जो नहीं लिया गया है। यहाँ पे जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को नहीं लिया गया है, इसलिए मैंने के कैप का यूनिट वेक्टर के कैप मैंने यहाँ पे एस के साथ नीचे डॉट किया। पॉइंट टू बी नोटेड, डॉट के बाद जो भी आएगा वो एक स्केलर होगा। उस स्केलर का ना मॉड लेना है। ये ना मॉड है, ठीक है, ये ना मॉड है। अब ये वाला लिख देते हैं वाई जेड प्लेन के लिए। थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, मैं लिख रहा हूँ वाई जेड प्लेन के लिए। ठीक है, वाई जेड प्लेन के लिए कैसे करें, देखो, वाई जेड प्लेन के लिए ये आया रीजियन। अब मैं R1 क्यों लिख रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने R लिखा, यहाँ पे R1 लिखा। अब बताओ, ये दोनों क्या रीजन सेम हो जाएंगे? फॉर रियल सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लेते सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? क्योंकि ये प्रोजेक्शन अलग प्लेन में हो रहा है। दूसरे प्लेन में उस ऑब्जेक्ट ने कुछ अलग ही टाइप का डायमेंशन, अलग ही टाइप का शेप बना के रखा होगा। मान लेते हैं सेम शेप नहीं है, हाँ सेम शेप हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम शेप हो, है ना। आते हैं यहाँ पे, देखो, जैसा कि मैंने कहा एज वेक्टर, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि हमने वाई जेड प्लेन में लिया है तो डी वाई डी जेड आया। लेकिन इसके साथ हमें, क्योंकि यहाँ पे एस कोई सरफेस पे लाई नहीं कर रहा, जैसे कि वाई जेड एक्स जेड या फिर एक्स वाई, इसमें से इन तीनों में से किसी भी प्लेन में एस नहीं है, इसीलिए इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक एस कैप डॉट करना पड़ेगा आपको, किसके साथ? क्योंकि यहाँ पे वाई जेड प्लेन में लिया गया है, इसीलिए एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर से, जो कि आई कैप है, ठीक है, और इसका मॉड ले लेना है। सही है, सही है। ऐसे ही
मैं अभी क्या बोलते हैं जेड एक्स या फिर एक्स जेड, इसका ना खुद लिख लेना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बेसिकली सेम ही होगा, ये आई कैप की जगह क्या होगा खुद ही समझ लो क्या होगा, बेसिकली जे कैप हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि जेड एक्स है। तो मेल नहीं लिख रहा, ठीक है, नहीं लिख रहा। तो ये जो प्रोसीजियर है इतनी देर तक मैंने समझा, ये सरफेस इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए टू मच डैम नेसेसरी, विदाउट नोइंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। भाई घर वाले थोड़े से नॉइज़ कर रहे थे, तो खैर कोई बात नहीं। क्या है कि शायद मैंने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल का प्रोसीजर समझा दिया है कि कैसे सरफेस इंटीग्रल में एस को डील करते हैं, मतलब जो सरफेस है उसको कैसे डील करते हैं। अब आते हैं हमारे उस क्वेश्चन में जिसको मैंने कहा कि 2.5 पेज लगे थे। देखो मुझे तो 2.5 पेज लगे थे अच्छे तरीके से लिख के सॉल्व करने में, तो यहाँ पे भी मैं अच्छे तरीके से लिख के ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वेट फॉर 1 सेकेंड। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि एक सरफेस इंटीग्रल है ओवर द एंटायर सरफेस एस ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर। एक सिलेंडर की इक्वेशन है और दिया गया है कि इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0। मतलब इसका बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक सरफेस नहीं, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का जो 4 सेगमेंट्स होते हैं उनमें से पॉजिटिव वाले सेगमेंट जहाँ पे सारे के सारे वाई जेड एंड एक्स सारे के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, उस सेगमेंट को लो। और इसका हाइट बोला गया है, देखो लिखा गया एंड वाई इक्वल्स टू 8 प्लेन्स, यानी कि वाई इक्वल्स टू 8 एक प्लेन है ना, उस प्लेन में देखो, तो यानी कि इसका हाइट बोला गया है 8। तो सबसे पहला काम करते हैं क्या कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इसे ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है ये गैप क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, चलो इसे मैंने लिया x, इसे मैंने लिया z, और इसे मैंने लिया, मैं ना पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम भी हुआ तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार देख लो, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस बार बार कराना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें 6 या 5 इंटीग्रेशन सॉल्व कराना होगा, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बार बार कराना मुश्किल है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में तुम 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन मिनिमम देख पाओगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, जो कि 0.001% पॉसिबिलिटी होता है। एक क्वेश्चन देख पाओगे, इसका भी पॉसिबिलिटी 50 है, आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, 50% यानी कि हाफ है इसका प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। तो यूट्यूब भी ना हमेशा नोटिफिकेशन भेजता ही रहता है। तो इस सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, देखो ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ले सकता हूँ? एक मिनट रुको, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं भाई, कमाल है। अबे क्या हुआ ये? क्या यार, इससे अच्छा मैं हाथ से ही ड्रॉ कर लूँ। ठीक है ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का हमें सिलेंडर देखने के लिए मिलेगा। ये बस सिलेंडर के 4 सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट है जो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेके बना हुआ है। अच्छा बताओ, इसका इक्वेशन क्या है इस सरफेस का? इस सरफेस का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाइस नहीं, इट इज़ जेड, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। अब इसका ना पॉइंटिंग कर लेते हैं। चलो ये यहाँ पे y इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, ये जो प्लेन है इस पे y इक्वल्स टू 8 है, और इस प्लेन में y इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ये जेड एक्स एक्सिस है। ये ए ई डी, मतलब मैं बेसिकली इसे B ले रहा हूँ, इसे O ले रहा हूँ, इसे C ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ठीक है, तो डायग्राम तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कितने सरफेस दिखाई दे रहे ये पहले बताओ। यहाँ पे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। ऐसे सरफेस में जहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कनेक्टेड नहीं हो रहा है, या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में यूज़ करने से मुझे एग्जामिनर ने नहीं बोला, मतलब यूज़ मत करो ऐसा बोला है, तो वहाँ पे जैसे कि हम लाइन इंटीग्रेशन में हर एक इंटीग्रेशन को सेगमेंट्स में ब्रेक करके करते थे कि ये एक सेगमेंट मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम ग्रीन्स थ्योरम से कर सकते थे। वहाँ पे हम क्या करते थे, अगर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता है तभी हम वहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स लेते थे। हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे ग्रीन थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा था, समथिंग लाइक एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। यार जो भी हो, तो वहाँ पे जैसे कि सेगमेंट में ब्रेक करके अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना पड़ता था। जैसे कि स्क्वायर के लिए 4 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही हेक्सागोन के लिए 6, ऐसे ही एक सर्कल के लिए इन्फानाइट, बट हम सर्कल के लिए इन्फानाइट थोड़ी करते थे। सर्कल के लिए हम क्या करते थे भाई, सर्कल के लिए हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते थे। अगर सर्कल के लिए ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं है तभी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा पकड़ते थे, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ पे ए होता है कांस्टेंट, क्योंकि हम लाइन पे कर रहे हैं डायरेक्ट पेरीमीटर पे, ए वेरिएबल नहीं होगा, ए डायरेक्ट फिक्स्ड है। खैर जो भी हो, वो तो चलता रहता था। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, यहाँ पे ऐसे तरीके के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का एक ही अप्रोच होता है, जो कि बोलता है भाई मुझे सम कर दो। देखो मैं समेशन को अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ। आई, अभी क्या हुआ ये, आई इक्वल्स टू 1 to n जो गिवन है एस आई यानी कि कितने सरफेस की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू होता है जो हमारा गिवन क्लोज्ड या ओपन हो सकता है। मैं यहाँ पे दोनों ही सिंबल क्लोज्ड का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गिवन सरफेस क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है मैं बताता हूँ, रुको। बताओ, ये एक सिलेंडर का एक सेगमेंट है, तो ये पूरा सरफेस एक्चुअली क्लोज्ड है ना, ये सरफेस। बेसिकली देख के पता चल रहा है सिलेंडर का एक सेगमेंट है जहाँ पे सारे मतलब ये भी है और ये भी, मतलब दोनों साइड, टोटल 5 साइड्स है इसके, दोनों साइड है 1 2 3 4 और ये कर्व सरफेस 5 है ना, पांचों साइड से ये क्लोज्ड है। तो समझ आ गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ। अभी ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। देखो तो ये होता है क्योंकि यहाँ पे 5 सरफेस है, तो एस आई को हम एस आई रखते हैं, बट इस एन को हम बोल रहे हैं भाई तुम निपट जाओ। मैं यहाँ पे 5 लिखना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे 5 सरफेस है। जितने सरफेस में तुम ब्रेक कर पाओगे उतने सरफेस यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे 5 सरफेस है, तो हमें पाँचों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद उन्हें ऐड करना होगा, हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पे ना एन कैप दिया हुआ था क्वेश्चन में, एन कैप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये कहाँ चला गया। हाँ, तो ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डीएस का जो एस है उसका यूनिट वेक्टर है ना। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बहुत ही मतलब क्लैरिफिकेशन के साथ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सरफेस नंबर 1 जिसे हम बोल रहे हैं भाई बी ओ सी में सॉल्व करो। बी ओ सी यानी कि ये नीचे वाला सरफेस, 1 मिनट, ये अबे ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। बताओ, ये नीचे वाला सरफेस है, इसको हम बी ओ सी बोल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं भाई। हमारा y है 0 और y अगर 0 है तो यहाँ पे एक बात बताओ डी एस वेक्टर को हम कैसे जज करते। जैसा कि मैंने कहा था डी एस वेक्टर में इसे ए एस कैप इंटू डी एस लिख दो, ठीक है। तो ए एस कैप को क्या लिखते बताओ, ये जो सरफेस है इस सरफेस को, क्या ये एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस होने के कारण हमेशा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा प्लस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इस सरफेस से नीचे के दिक में ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर इस सरफेस का, जो कि नीचे के डायरेक्शन में है, जो कि वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस हो जाएगा जे कैप। ठीक है, समझ गए। देखो पहले मैंने कहा था कि क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड प्लस परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटवर्ड परपेंडिकुलर यानी कि नीचे के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये माइनस जे कैप हुआ कि नहीं, सही है।
अब बताओ ये जेड एक्स एक्सिस में है, यानी कि इसे हम डी एक्स डी जेड इंटू माइनस जे कैप लिखेंगे कि नहीं, बताओ। डी एस का क्लैरिफिकेशन मिल गया, हमारा 50% वर्क हैज़ बिन डन। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन को लिखते हैं, देखो इंटीग्रेशन में मैंने कहा ये S1 है, S1 मैंने क्या लिया था, बी ओ सी, तो ए डॉट डी एस वेक्टर। देखो ए वेक्टर तो गिवन था, ए वेक्टर गिवन था, क्या था एक बार देख लेते हैं। मेरे पास तो यहाँ ए वेक्टर लिखा हुआ है, मैं उससे ही करूँगा। एक बार देख लो ए वेक्टर को, 6z 2x y प्लस 2x प्लस वाई और माइनस एक्स। तो ए वेक्टर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या करूँगा देखो, मुझे बताओ ये जो जे कैप है, क्या उसके साथ एक वेक्टर को डॉट लेना पड़ेगा और डी एक्स डी जेड को साइड में रख के लिखना पड़ेगा, और वहाँ पे कोई मॉड टाइप का डिवाइड इसलिए नहीं करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो S1 यानी कि जो सरफेस था, जो S था, वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, मैंने बताया था ना, एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट ds को रिप्लेस कर दो उस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स के साथ, जो कि xy या xz या yz होगा। यहाँ पे xz है, सही है। तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस जे कैप है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ, देखो सिर्फ और सिर्फ इसको लेंगे, 2x प्लस वाई हो जाएगा माइनस 2x प्लस, क्योंकि वो माइनस जे कैप था, हो जाएगा माइनस, बाहर निकाल के लिख रहा हूँ, माइनस 2x प्लस वाई, ये आ जाएगा डी एक्स डी जेड। अब बताओ, जब भी हम एग्जैक्ट प्लेन में चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि y का वैल्यू 0 है, तो क्या इस y को हम 0 बोल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे भाई ये 2x dx है। अबे dx भाई क्या लिख रहा हूँ, dx dz है। और ये जो रीजन है, कुछ रीजन हमारा कैसा दिखता है बताओ? अगर हमने रीजन को सही से देखा तो रीजन कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ये x है, ये z है, यही तो होगा हमारा रीजन। इट इज़ आवर रीजन। देखो यहाँ पे क्या ये सच में ऐसा ही रीजन दे रहा है? बताओ, ये ऐसा ही रीजन दे रहा है ना, मैंने इसे एग्जैक्ट प्लेन में प्लॉट कर लिया बस। और इसका ये जो सर्कल है, इसका इक्वेशन क्या है? सर्कल के इस सेगमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी कि 3 स्क्वायर। रेडियस लेने में आसान हो जाएगा, इसलिए 3 स्क्वायर लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे लेना है पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये सरफेस पे है, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखो, ये थीटा है और ये आर है। अब बताओ यहाँ पे आर का लिमिट बताते हैं। आर का लिमिट 0 से 3 तक जाएगा, और जो थीटा का लिमिट है वो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री घूम रहा है, तो π/2 तक जाएगा थीटा, 0 से लेकर। सही है। अब इस इंटीग्रेशन को बस सॉल्व करना है वैल्यूज़ पुट करने के बाद। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कि भाई x जो है वो r cos थीटा है, y जो है, y नहीं z जो है वो r sin थीटा है, और हमारा जो जैकोबियन हो जाएगा, मॉड ऑफ जैकोबियन हो जाएगा r। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो क्या होगा, माइनस लगाया, ये डबल इंटीग्रल, यहाँ पे ये r का लिमिट है 0 से लेकर 3 तक, ये हो जाएगा 2r cos थीटा इंटू r, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा dr d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस आया, आर स्क्वायर का हो जाएगा, देखो 2 बाहर निकाल रहा हूँ, आर स्क्वायर का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थीटा का लिमिट तो लिखना ही भूल गया, थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर π/2। बहुत ही तेज़ी से डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ये आर स्क्वायर का हो जाएगा r³ विथ लिमिट 0 to 3 इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा विथ लिमिट 0 to π/2। देखो 0 पुट करने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, इसलिए हम 0 को पुट नहीं कर रहे, डायरेक्ट अपर लिमिट्स का पुट कर रहे हैं दोनों केसेस में। तो -2 इंटू 3³/3 यानी कि 9 इंटू साइन π/2 होता है 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -18। ठीक है, सही है। ये आंसर किस चीज़ के लिए निकला? ये आंसर निकला S1 यानी कि पहले सरफेस के लिए।
आते हैं सेकंड सरफेस पे। सेकंड सरफेस में बहुत ही सिमिलर सरफेस यानी कि ऊपर वाले सरफेस को लेना चाहूँगा। इस ऊपर वाले सरफेस को लेते हैं। ऊपर वाले सरफेस में इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगा, बस ए इसका वेक्टर अलग हो जाएगा और जो हमारा क्या बोलते हैं y का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू यहाँ पे 8 पुट हो जाएगा। चलो देखते हैं। इस बार मैं ले रहा हूँ सरफेस नंबर 2 जो कि है AED। अगर इस सरफेस को ध्यान से देखें तो हमें पता चला कि y का वैल्यू 8 है और इस कैप का वैल्यू क्या है बताओ, प्लस जे कैप। y आउटवर्ड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में यानी कि प्लस जे कैप। वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्लस जे कैप। करते इंटीग्रेशन को, सेम इंटीग्रेशन होगा, जे कैप के साथ फिर से डॉट करोगे तो 2x प्लस वाई आएगा, y का वैल्यू है 8, यहाँ पे आएगा d। सेम प्लेन में, देखो ये सेम प्लेन में है कि नहीं, नहीं, इस बार ये सेम प्लेन में नहीं है। इस बार भाई ये जो हमारा सरफेस है ये किसी भी प्लेन में नहीं है ना, किसी भी प्लेन में नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने ये कहा था कि तुम कौन से प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हो, इट्स टू मच डैम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कौन से प्लेन में प्रोजेक्शन लेना चाहिए ये तो तुम डिसाइड करोगे, बट मैं यहाँ पे कौन से प्लेन में लूँगा, मैं लूँगा एक्जेक्ट प्लेन में, क्योंकि इससे आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये तुम कैसे जानोगे कि कहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, देखो ये मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन में बोल दिया है कैसे प्रोजेक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं अभी नहीं बता रहा, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो ट्रिपल इंटीग्रेशन पहले पढ़ लो उसके बाद आना, वरना मैंने पहले भी कहा है फिर से कह रहा हूँ, विदाउट नोइंग द कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर इंटीग्रल्स। लाइक तुम वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स तो कर लोगे, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस के बाद जो आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस के एप्लीकेशन के बाद आ रहा है मैथ्स 2 का एप्लीकेशन। मैथ्स 2 अगर नहीं आता है तो भाई तुम गए काम से, तुम निपट चुके हो। चलो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैं इसे एग्जैक्ट प्लेन में लेना चाहता हूँ, तो एग्जैक्ट प्लेन में मैंने प्रोजेक्शन लिया और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, प्लस जे कैप के साथ एक डॉट करना होगा। अच्छा यहाँ पे एक डॉट करना होगा, किसको डॉट करना होगा, अच्छा क्योंकि ये एग्जैक्ट ले लिया है तो यहाँ पे और एक जे कैप ही आएगा, है ना, जे कैप के साथ ही डॉट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे यार डबल इंटीग्रेशन रीजन, अच्छा बताओ रीजन क्या सेम ही होगा, सेम रीजन होगा क्योंकि ऊपर वाला भी सर्कल का एक सेगमेंट है, 1/4 ऑफ अ सर्कल ही है, तो सेम सेगमेंट हो जाएगा। और इसका ना मॉड लेना है, बी केयरफुल, मॉड लेना है इसका। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखना चाहिए, डबल इंटीग्रल, सेम रीजन है तो मैं सेम तरीके के मतलब जो अप्रॉक्सीमेशन नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन लेना चाहूँगा और लिमिट्स भी सेम ही हो जाएंगे आर और थीटा के। तो ये जो रीजन है यहाँ पे आर का लिमिट हो जाएगा 0 से 3, क्या वो ये 0 से 3, थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 आर cos थीटा प्लस आर थीटा, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे देखो 2r को अंदर ले लिया तो r², चलो r का पहले इंटीग्रेट कर ही लेते हैं, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, r³/3 cos थीटा प्लस ये क्या है 8r यानी कि 8r²/2 0 to π/2, यहाँ पे r का वैल्यू 0 से 3 तक और यहाँ पे डी थीटा। देखो इसके बाद क्या होगा, ये कुछ 18 साइन थीटा 18 कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा को किया तो साइन थीटा, अबे 18 साइन थीटा विथ लिमिट 0 to π/2 और डी थीटा को करेंगे तो यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे भाई 36 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कट रहा है 4 × 3² यानी कि 9 यानी कि 36, ठीक है 36 और यहाँ पे प्लस देना तो मैं भूल गया। देखो डी थीटा का हो जाएगा थीटा का लिमिट हम π/2 से 0 बैठा रहे तो π/2 आएगा
तो यहाँ पे बाकी तो ये हो गया, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 18 + 18 पाई है ना, कुछ ऐसे टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। 18 + 18 पाई हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। तो हो गया हमारा सरफेस नंबर 2 भी कवर हो गया। ठीक है, देखो अभी तो सिर्फ सरफेस 2 कवर हुआ है भाई, अभी तो हमारा हालत ख़राब हो गया। अब आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो सच बोल रहा हूँ, देखो बाकी क्वेश्चन पहले कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन टच मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के इतने धीरे धीरे सॉल्व तो करोगे नहीं, स्पीड में सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, मान लेते नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा 15 to 20 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 मिनट्स जाएगा, एंड फॉर श्योर 30 मिनट्स जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेंथ मैथ्स 2 के वो जो होते थे ना कुछ सवाल, जहाँ पे 4 ईयर ट्रांसफॉर्म 4 ईयर सीरीज प्लस उसके प्रूफ्स, दो प्रूफ्स, एक इंटीग्रेशन एक सीरीज़ का प्रूफ एक साथ दिया जाता था, जो कि 10 मार्क्स का होता था, जो कि मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ नॉनसेंस टाइप का चीज़ है। उतना बड़ा सा एक क्वेश्चन जिसका आंसर करीब 5 पेजेस का होता है, वो दिया गया है 10 मार्क्स में। भाई 20 मिनट्स टाइम देना चाहिए, अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी 20 मिनट्स में तो होगा नहीं, और ऐसे भी 20 मिनट्स में हमें 18 मिनट्स मिलता है पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल 300 बोलो 100 मार्क्स के एग्जाम है, 200 मिनट्स की जगह हमें 180 मिनट्स मिलता है। 20 मिनट्स का गैप जो होता है ना, वो भाई बहुत बुरा होता है। और उसके ऊपर बाकी के जो कारनामे हम करते हैं वहाँ पे जाके, उनमें भी 5-10 मिनट तो वेस्ट हो ही जाता है। तो तुम मान लो तुम्हें 160 से 170 मिनट मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत सारे कारनामे बहुत लोग करते हैं, तो एवरेज में 10 मिनट्स ले रहा हूँ। ठीक है, 10 to 20 मिनट्स मान लेते हैं। जब मैंने मैथ्स 2 दिया था तभी मैंने 20 मिनट्स वेस्ट किया था गलती से, क्योंकि मैं 10 मिनट लेट घुसा था, और 10 मिनट में पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे भी याद नहीं। तो एज अ रिज़ल्ट मैं 4 ईयर सीरीज़ आखिर में छोड़ के आया था। तो ऐसे भी छोड़ने वाला ही टॉपिक है वो किसी करने वाला टॉपिक तो है नहीं, बहुत टाइम लेता है। तो मैथ्स 2 में तो हो गया बहुत कुछ, अब मैथ्स 3 की बारी, इसमें कुछ नहीं होने देना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, S3 पे आते हैं। देखो S3 पे हम ले रहे हैं ABOE को। देखो मेरे साइड में ना ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तुम देखो AOB मतलब ABOE मतलब कौन सा वाला ले रहे हो हम, ये बताओ। AOBE, अच्छा ABOE, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बताओ। ABOE यानी कि हम ले रहे हैं किसको, बताओ। तो सर कलर चेंज करते हैं। अच्छा थोड़ा कलर चेंज, ये कहाँ से आ गया, कलर चेंज करेंगे हम इस पे। देखो क्या ये वाला सरफेस है, ठीक है, ये वाला सरफेस है, सही है। तो ये वाला सरफेस कौन से प्लेन में लाई कर रहा है बताओ, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं? फॉर श्योर एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या ज़्यादा कुछ सोचेंगे एस वेक्टर को डिनोट करने के लिए। अच्छा बताओ, अच्छा सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में नहीं, एक मिनट रुक जाओ, फिर से गायब हो गई। अच्छा देखो यहाँ पे ना ये वाई जेड प्लेन में, मैंने एक्स वाई बोल दिया, सॉरी गलती से। तो ये कौन से प्लेन में, अच्छा इंक लेना पड़ेगा, तो मुझे एक मिनट रुक जाओ, इंक लेते हैं। तो इंक ले लिया मैंने। देखो ये ABOE यानी कि XZ प्लेन में, सॉरी YZ प्लेन में, अच्छा क्या लिख रहा हूँ, YZ प्लेन में है, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो उस ब्लू वाले रीजन में, कार्व में है ना, समझ गए। YZ प्लेन में यानी कि x हमारा 0 होना चाहिए था, सही है। अब बताओ इसका वेक्टर क्या लें, जो एरिया वेक्टर क्या लें, देखते हैं क्या लेंगे। आउटवर्ड है यानी कि इस साइड में जाना चाहिए था परपेंडिकुलरली, जो कि x के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि -i लेंगे। ठीक है, -i, वेरी सिंपल, गायब नहीं होना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम जो AS लेंगे वो क्या हो जाएगा, -i, सही है। चलो अब इंटीग्रेशन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे हम, हाँ ठीक है। तो देखो ये S
ये ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो है ये हो जाएगा। देखो मैं आई कैप के साथ नहीं, सॉरी, माइनस आई कैप के साथ कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें ए पहले ही दिखा दिया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, बाहर निकाला 6z, ए के साथ बस डॉट कर देना आई माइनस आई कैप को। यहाँ पे आया डी वाई डी जेड। बताओ ये जो रीजन है ये कैसा दिखता है? ये जो रीजन मैंने लिया है ये बेसिकली काइंड ऑफ रेक्टेंगल टाइप का है, जहाँ पे अगर मैं इसे बोल रहा हूँ वाई एक्सिस तो इसका लिमिट है 8 और ये जो है ये 3 तक जा रहा है, ये जेड एक्सिस है। बताओ अगर इस रीजन पे हमने इसका इस्तेमाल किया तो इस इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? ये पहले z का कर लेते हैं। z का y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 8 तक। 6z का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 6 यानी कि 3z² आएगा, है ना। 3z², जहाँ पे z का लिमिट 0 से 3 तक बैठाएंगे, यहाँ पे आया dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3² यानी कि क्या हो जाएगा 27 विथ अ माइनस एंड डी वाई का 8, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 56 यानी कि 216 विथ अ माइनस। ये हमारा थर्ड सरफेस के लिए आंसर निकल गया। आते हैं फोर्थ सरफेस में। फोर्थ सरफेस में क्या ले रहा हूँ? देखो फोर्थ सरफेस में ले रहा हूँ कलर चेंज। फोर्थ सरफेस में, अच्छा फोर्थ सरफेस में उस वाले रेक्टेंगल को ले लेता हूँ जो कि बेसिकली S4 है। वो बोल रहा है कि ये हमारा OCDE है। क्या है ये बताओ? चलो दिखा दो क्या है ये। कलर चेंज। तो यहाँ पे जो सरफेस, एक मिनट, यहाँ पे चलो ये ले लेता हूँ। यहाँ पे जो सरफेस है क्या वो ये वाला सरफेस है? खुद ही बताओ। फॉर श्योर ये वाला सरफेस है। हाईलाइट कर दिया मैंने सरफेस को। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गया इंटीग्रेशन? हाँ ये रहा। तो ये वाला जो सरफेस है ये मैं ले रहा हूँ XY प्लेन में, है ना। अगर मैं इसे ले रहा हूँ XY प्लेन पे तो हमारा जो Z है, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है यार? पता नहीं इतना शोर क्यों करते हैं लोग। लोगों को कोई काम धाम तो है नहीं, सिर्फ शोर करना होता है लोगों को। और PNPC, चलो आगे बढ़ते हैं। PNPC तो चलता रहेगा। जिन लोगों को PNPC का शॉर्ट फॉर्म, सॉरी मतलब PNPC का मतलब पता है तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। PNPC तो चलता रहेगा। हम लोग भी कभी कभी PNPC कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि दूसरे करते हैं, बट हम लोग भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे हम सो कॉल्ड रोस्टिंग कहते हैं, जब हम आपस में होते हैं और दूसरे किसी फ्रेंड का जो हमारे साथ नहीं है उसका रोस्ट करते हैं, तो उसे PNPC कहते हैं। भाई ना मानो तो क्या, फिर भी तुम PNPC कर रहे हो। चलो ये सब बेकार की बातें छोड़ते हैं और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये z=0 है, XY प्लेन है। तो सबसे पहले ये जो होगा ये बेसिकली देखो आउटवर्ड हो जाएगा, और ये जो है अगर हम सरफेस को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा ये माइनस के कैप होगा। क्यों होगा? देखो दिखा रहा हूँ। ये जो सरफेस है आउटवर्ड, मतलब ये सरफेस उस साइड में, मतलब इस साइड में होना चाहिए इसका एरिया वेक्टर, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से शोर हो रहा है। दर्द इतना शोर क्यों होता है भाई? तो ये जो होगा ये बेसिकली माइनस क्या बोलते हैं, माइनस के कैप होगा, क्योंकि Z एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लिया है मैंने। तो लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे फिर से गायब हो गया, कितनी बार गायब होता है पता नहीं। माइनस के कैप, चलो ये तो हो गया। बस ये इंटीग्रेशन ख़त्म यहाँ पे। भाई इतना ही इंटीग्रेशन में मतलब वेक्टर का एप्लीकेशन है, वेक्टर कैलकुलस का। बाकी तो भाई हमने मैथ्स 2 पढ़ के रखा है भाई। हमारे पास मैथ्स 2 भाई कुछ भी नहीं है। मैथ्स 2 कुछ भी नहीं है यार। मैथ्स 2 तो हो गया भाई हमारा। हम डबल इंटीग्रेशन में तो महारत हासिल कर चुके हैं। अरे कोई भी डबल इंटीग्रेशन दो हम उसे निपटा देंगे। और ऐसा मत देना कि वहाँ पे मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं है, वरना हम ही निपट जाएंगे। फंक्शन देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं डबल इंटीग्रेशन के जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, वहाँ पे आ जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। और वो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, है ना। तो मैं नहीं बता रहा, बस ये बोला मैंने, ठीक है। तो ऐसे मुझे भी इनडायरेक्टली पता है, मतलब डायरेक्टली नहीं पता क्या होता है।
इनडायरेक्टली इन द सेंस मतलब चलो छोड़ो, बेकार की बात है ये। तो ये S4 है और इस इंटीग्रेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो ये 0 से 8, और अगर हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x²/2, x का लिमिट होगा 0 से लेकर 3 तक, ये dx बोलो dy, ठीक है। तो x² ये हो जाएगा 9/2, y का 8, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा 36। हमारा ये वाला जो आंसर है वो 36 आ गया, ठीक है, सही है, 36 ही आया है। अच्छा थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, कहाँ गया भाई, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ये रहा, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा रीजन है, और S4 भी कह सकते हो इसको। चलो अब आखिरी सरफेस में आते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। एक मिनट, तो आखिरी पार्ट को इस साइड में करता हूँ और आखिरी पार्ट को रेड से करता हूँ, क्योंकि आखिरी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए बी सी डी यानी कि कौन सा वाला सरफेस कोई बता पाएगा? बिना देखे तो बता नहीं पाओगे। चलो सरफेस, अरे स्क्रीनशॉट उठ रहा है भाई, क्या यार, एक मिनट रुक जाओ, क्या होता रहता है पता नहीं। अच्छा ये जो आखिरी वाला सरफेस है, मुझे कोई बता सकता है क्या ये एक कार्व सरफेस इसकी बात हो रही है, इस कार्व सरफेस की बात हो रही है? तो यहाँ पे ना एरिया वेक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ले लेंगे। बताओ इस सरफेस का इक्वेशन मैंने क्या कहा था, x² + y², मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो इस सरफेस का इक्वेशन मैंने लिख के रखा है। तो हम इस सरफेस के एरिया वेक्टर को निकालने के लिए लेंगे ग्रेडियंट को, क्योंकि और उससे भी बड़ी बात, इट इज़ नॉट लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे ग्रेडियंट जो कि फाई है, फाई का वैल्यू कुछ x² + y² प्लस नहीं -9 है। अब इसे मैं बाहर जनरली जब भी मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करता हूँ तभी प्लस माइनस देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है, तो इसीलिए ऑलवेज फाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, इसलिए माइनस सिंबल हट जाएगा। जब मैंने ग्रेडियंट बोला था तभी मैंने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था इन डिटेल कि क्यों ये माइनस पॉजिटिव दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रेस भी हो सकता है और आउटवर्ड भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आउटवर्ड की बात हो रही है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड एक्ट करेगा, इसीलिए हम फाई को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेंगे। आंसर में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर में जस्ट एक माइनस का हमें रोल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मतलब एक अगर तुमने माइनस लिया भी है तो भी आंसर में एक माइनस का रोल देखने को मिलेगा इस इंटीग्रेशन के लिए। जब तुम टोटल सारे इंटीग्रेशन को ऐड करोगे तभी वहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि टोटल इंटीग्रेशन सेम रहेगा, टोटल इंटीग्रेशन जो होगा मतलब सारे इंटीग्रेशन के आंसर को ऐड करने के बाद वो तो अलग हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डेल फाई को। बताओ डेल फाई क्या हो जाएगा, 2 × xi कैप प्लस वाई नहीं जेड के कैप, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया वेक्टर जो कि एस कैप है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज़ नथिंग बट x। बताओ क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा यहाँ पे xi कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पे एक 2 है, ठीक है। फिर से यूट्यूब, क्या यूट्यूब, 4x² + 4z², देखो 4 बाहर निकल जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये xi कैप प्लस जेड के कैप है। अब बताओ सरफेस में हर एक जगह पे हमारा जो x² + z² था वो 9 था, √9 हो जाता है 3, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो सबको समझ आया होगा। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एस कैप है। मैंने क्या क्या फिर से बता रहा हूँ, ये जो 4 है मैंने इसे बाहर ले लिया, यानी कि 2 हो जाएगा क्योंकि रूट है, 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारा अंदर रहेगा वो रहेगा x² + z²। एक सरफेस में हमें बोल रहा है कि सरफेस में x² + z² जो है वो हमेशा 9 है, तो उस सरफेस के लिए हमने यहाँ पे 9 बैठा दिया। अब √9 हो जाता है, क्या हो जाता है, √9
3 हो जाता है, +-3 होता है, हाँ पता है, लेकिन हम सिर्फ 3 को लेंगे, +-3 नहीं लेंगे, वो तो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त +-3 आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना इंटीग्रेशन से पहले डायरेक्ट डॉट ले लेता हूँ, जल्दी होगा। ए डॉट ए स्कैप तो हमें कराना ही पड़ेगा भाई। तो डॉट लेने के बाद हमें क्या करना है, देखो डॉट लेने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो हम डॉट लेने के बाद लिखना ये कुछ 5xz/3 आएगा। ये कैलकुलेशन में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सबको आना चाहिए भाई। अगर डॉट प्रोडक्ट ही नहीं आता तो भाई तुम वेक्टर कैलकुलस मत करो, पहले डॉट प्रोडक्ट सीख लो, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस करो, क्योंकि डॉट क्रॉस इसका ही तो एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो मैं नहीं कर रहा। अब मुझे ना इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एक भाई। अबे क्या हुआ ये, मुझे एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जो कि S5 के लिए है, और यहाँ पे 5xz/3 आ रहा है, और यहाँ पे आएगा ds। मुझे पता है कि यहाँ पे जो ds है वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, नहीं मुझे नहीं पता कौन से प्लेन में लाई, क्योंकि वो कार्व है, कोई प्लेन में लाई नहीं कर रहा वो। अब ऐसे केस में हमने कहा था कि प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। अब हम कौन से एक्सिस में लेंगे हमारा प्रोजेक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताओ ये जो क्या बोलते हैं, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना चाहूँगा, तीनों एक्सिस नहीं, तीनों प्लेन में प्रोजेक्शन लेना चाहूँगा, और समझाना चाहूँगा कि कौन से एक्सिस में प्रोजेक्शन लेना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो हम लेते सबसे पहले XY एक्सिस में, सॉरी XY प्लेन में, XY प्लेन में प्रोजेक्शन अगर हम लेते हैं, प्रोजेक्शन जो है, क्योंकि हमें नहीं पता प्रोजेक्शन कहाँ पे ले, ऐसे केसेस में तुम क्या करो। देखो मुझे ये क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कर लिए, फिर से यूट्यूब भाई कर लिए, तो मुझे पता है कि कहाँ पे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत सा अंदाज़ा हो जाता है। अगर नहीं, उसके बाद मैंने उसे ट्राई करने के बाद देखा कि अरे ये तो नहीं आ रहा, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। अंदाज़ा थोड़ा बहुत सा हो जाता है कि कहाँ पे लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं अगर तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा है, मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है भाई मैं कौन से प्लेन में लूँ, देखो 3 ही प्लेन्स है, तीनों प्लेन में से किसी में लेना पड़ेगा, तो तीनों प्लेन में से मैं कौन से में लूँ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में तुम क्या करोगे, बहुत ही सिंपल, तीनों प्लेन में प्रोजेक्शन लेके देखोगे, किसी ना किसी एक प्लेन में या 2 प्लेन में, जो तुम्हारा यहाँ पे बोलता था ना कि जो हमारा XY होता है, इसके नीचे एक डॉट प्रोडक्ट का मॉड लेना पड़ता है और डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, एंड समथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, तो वो वाला प्लेन नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, अगर तुम गलत प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हो और तुम कंसेप्चुअली सही हो, तो तुम्हारा जो ये होगा ये 0 हो जाएगा, 1/0 या फिर समथिंग बाय 0, सॉरी 1/0 बोल रहा हूँ, सॉरी समथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड इन आवर केस, सो इन आवर रियल डोमेन, इवन इन कॉम्प्लेक्स डोमेन ऑल्सो। सो ये होता है। तो यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ XY प्लेन में, ये जो भी इंटीग्रेशन था वो फलाना ढमकाना कुछ भी था, मुझे बस इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखना है। तो मुझे पूरा इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, मुझे बस देखना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। मुझे बस देखना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वो नीचे वाला जो डॉट होता था वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। ए स्कैप का वैल्यू हमें पता है XI प्लस, अच्छा इस मॉड को हटाता हूँ पहले, हाँ 1 मिनट, ZK डिवाइडेड बाई 3, और इसके साथ हमें डॉट लेना पड़ेगा, किसको, क्योंकि हम XY प्लेन में ले रहे हैं इसलिए हम K को डॉट लेंगे, और मुझे यहाँ से मिल रहा है Z/3, ठीक है, सही है, यानी कि ये फाइनाइट है, मतलब ये कुछ अनडिफाइंड टाइप का नहीं आया है। अगर हम YZ प्लेन में लेते हैं तो क्या होगा, देखो सेम यहाँ पे ये सेम होगा, डॉट हम करेंगे I के साथ, जो कि मिल जाएगा, 1 मिनट रुक जा, तो यहाँ पे I के साथ डॉट करेंगे तो x/3 आ जाएगा, वेरी मच सेम विद द प्रीवियस वन, Z/3 एंड x/3। नाउ द थिंग इज़, यहाँ पे देखो कोई अनडिफाइंड अभी तक नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ZX प्लेन में, तो भाई मुझे यहाँ पे J के साथ डॉट करना पड़ेगा इस वाले टर्म को, यहाँ पे J का कुछ भी नहीं, यानी कि J इंटू 0 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भाई 0, और 0 मतलब समथिंग बाय 0 एंड समथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, तो ये केस तो क्रॉस हो गया। अबे ये क्या हो गया, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये वाला राइट होता है, ये वाला राइट होता है, ये देखो, अरे कमाल हो गया, ये तो ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब बीच में ऐसे पड़ रहा था क्या, ठीक है। ये दोनों तो
कंफर्म है कि इन दोनों में से किसी एक प्लेन में हम लेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, बट इस प्लेन में लेंगे तो हमारा आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। ऐसे भी तुम एक देखो, इस चीज़ को गायब हो गया, अबे यार फिर से गायब हो गया। तो देखो वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया है और इसलिए गायब हो रहा है शायद। मुझे बोल रहा है कि भाई मैं और नहीं ले सकता, भाई मुझे छोड़ दे, तो मैं तो तुझे नहीं छोड़ने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्लेन में लो, मतलब वाई जेड और एक्स वाई में से किसी भी प्लेन में लो, आंसर सेम आएगा और करेक्ट आंसर हमें मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वाई एक्स प्लेन में, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूँ, और वाई एक्स जो भी कहो तुम। अब बताओ एक्स वाई प्लेन में सन लेने के बाद हमें कुछ रेक्टेंगल टाइप का शेप मिलेगा जहाँ पे वो सेम ही लिमिट होगा जो मैंने पहले भी बताया था। ये 3 है, ये हमारा रीजन हो जाएगा। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, यानी कि इस वाले पे ले रहे हैं, यानी कि z/3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 5। देखो इंटीग्रेशन क्या था, देखो इंटीग्रेशन था 5xz/3, डबल इंटीग्रेशन लगाया, रीजन लगाया, यहाँ पे मैं लगाया मैंने 5xz/3 इंटू dx/dy, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, और यहाँ पे आएगा z/3। तो भाई ये और ये होगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx/dy, ठीक है। और अगर तुमने इसे वाई जेड प्लेन में लिया होता जहाँ पे हमें x/3 मिल रहा था शायद, तो वहाँ पे ना x/3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता और 5z, मतलब सेम इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना पड़ता क्योंकि x और z का लिमिट सेम है। यहाँ पे एक सर्कल है ना, सेम होगा, x और z का लिमिट सेम इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता, बस यहाँ पे x किया z हो जाता, लिमिट्स तो सेम होते भाई। चलो सही है। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 5x को सॉल्व करेंगे तो 5x²/2, जहाँ पे x का लिमिट है, देखो ग्राफ देख के समझ आ रहा है, x का लिमिट 0 से 3 तक गया है, और dy को करेंगे तो y आएगा जो कि 8 हो जाएगा, क्योंकि y का लिमिट 0 से 8 तक गया है। तो ये हो जाएगा 3²/2 यानी कि 9/2, 9 8 45/2 इंटू 8 180, ठीक है। कैसे किया ये तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लेना। 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 5 विच इज़ 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 इज़ 90 प्लस 90 विच इज़ 180, सिंपल, ठीक है। कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लगता मिस्टेक किया है। अब मुझे ना पाँचों इंटीग्रेशंस के आंसर मिल गए हैं, देखते हैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, गायब मत हो जाना भाई। अच्छा देखो पहला आया है 18, ठीक है, पहला मैंने लिखा है 18, मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख रहा हूँ 18। दूसरा वाला है +18 पाई, अच्छा सही है। तीसरा जो आया है भाई, तीसरा है -216। अच्छा इसका आंसर ना मुझे जितना याद आ रहा है बहुत ही अच्छा आंसर आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगे इसका आंसर देखकर, ठीक है। -216 और उसके बाद है 36 और उसके बाद है आखिर में 180। अबे गायब, फिर से गायब हो गया, देखो कितना बदमाश है ये। +36 और एक +180। अब मैं इन सबको ऐड करूँगा और हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए, वरना क्या ही बताओ। और ठीक है, इसको ऐड कर देना, तो मैं अभी ऐड करूँगा इसको, चलो देखते हैं ऐड करते हैं। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 180 + 36 हो जाता है 216 - 216, तो आंसर है 18 पाई, आंसर है 18 पाई। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है जो कि 18 पाई है, जो कि बेसिकली समेशन, हमारा जो फाइनल इंटीग्रेशन था, जो आई था हमने लिखा था आई, चलो इस आई को ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन करके, आया हमारा आई, जो हमारा फाइनल आई है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए था 18 पाई के आसपास, ठीक है। तो 18 पाई इसलिए आया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आंसर देखने को लग रहा है, और ये गेट का एक MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। MCQ टाइप का क्वेश्चन ये नहीं था, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर नहीं न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर बोल रहा हूँ सॉरी, जहाँ पे तुम्हें कुछ इसका भी जो क्या बोलते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, देखो करीब करीब 1 घंटा लगा है इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में,
ऐसे तो मैंने तुम्हें बताते बताते सॉल्व किया, उससे इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर मैं नॉर्मल भी करता तो भी 20 मिनट्स तो मुझे लग जाते, और इस क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर लिया है। तो शायद अगर यही क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली दे देते तो मैं शायद इसे 10 मिनट्स में कर देता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन रटा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर लिया है, क्वेश्चन तो रटा हुआ है मेरा, ठीक है। बट तुम लोगों को तो रटा हुआ नहीं है, तो तुम लोग अगर पहली बार कर रहे हो तो तुम लोगों को 20 मिनट्स से 25 मिनट्स पहली बार तो लगना चाहिए, और उसके बाद कंसेप्चुअली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तभी 20 मिनट्स मिनिमम लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था। देखो मैंने कहाँ से शुरू किया, पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, उसके बाद इसका ग्राफ बनाया। ये पहला पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड के बाद ये फोर्थ, और इसके बाद ये फिफ्थ। कितना लेंदी हो गया है। फिफ्थ बहुत ही लेंदी था, क्योंकि फिफ्थ तो कुछ समझाना था मुझे, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ये जो मैंने कार्व का प्रोजेक्शन लिया है, क्या मुझे इस ऑरेंज या फिर ब्लू वाले पे लेना चाहिए था? अगर मैं इस नीचे येलो वाले पे लेता, नीचे के येलो वाले पे, तो मुझे कुछ मिलता क्या? नहीं, मुझे तुम खुद ही बताओ, कुछ मिलता मुझे? घंटा कुछ नहीं मिलता मुझे इसका प्रोजेक्शन देखने। अरे ये कैसा प्रोजेक्शन है भाई, क्या अजीब सा प्रोजेक्शन मिलता मुझे। यहाँ पे तुम रखते सन को यहाँ पे रखा मैंने, सन को यहाँ पे रखने के बाद प्रोजेक्शन मिलता एक लाइन, क्या? तो इसका कोई प्रोजेक्शन मिलता नहीं एक्चुअली। कर्व सरफेस का कोई प्रोजेक्शन मुझे नहीं मिलता, इसके कारण मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाता। इन सिंपल वर्ड्स वी कांट basically solve the integral. Not only we will not be able to understand the curve even, so that we can understand the region. डबल इंटीग्रल में रीजन समझना सबसे बड़ी बात होती है कि कौन से रीजन में सॉल्व करना है। विदाउट नोइंग द रीजन, हाउ वी कैन टॉक अबाउट द लिमिट्स ऑफ एक्स वाई और एक्स जेड और वाई जेड और वट एवर द वेरिएबल्स आर। सो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार और देख लो इस वीडियो को, तो तुम्हें और भी अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। देखो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया इस वीडियो को बनाते बनाते, और वेक्टर इंटीग्रल्स यहाँ पे ख़त्म है। और बस जो क्या होता है कि प्रूफ्स बाकी उन चारों थ्योरम्स के, जो मैं अगले दिन करवाऊँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सा प्रूफ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ भूल चुका हूँ। वेक्टर कैलकुलस बहुत दिन पहले मैंने किया था, पता नहीं कौन शोर कर रहा है, हमेशा शोर करता रहता है। कोई काम धाम तो है नहीं भाई, शोर करो भाई, शोर करना हमारा पैशन है भाई। हम कोई काम धाम नहीं करते, शोर करते हमेशा। तो शोर करने वालों की जय हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा कि प्रूफ मुझे भी थोड़ा बहुत सा तो मैं भूल चुका हूँ। देखो बहुत ही लेंदी प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। मैं प्रूफ ना एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा, बट मुझे नहीं लगता एक वीडियो में होगा। तो मुझे उन प्रूफ्स को थोड़ा बहुत सा रिवाइज़ करना होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो को आने में। हाँ, लेकिन मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के वीडियो प्रोवाइड करूँगा कुछ ही दिनों में। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, और बहुत ही मतलब ईजी चैप्टर्स में से डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। बस एक ही टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो है पीआई, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और उसके प्रोसीड्यूर एक्चुअली उसके कंसेप्चुअल मतलब क्या, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसका कैलकुलेट करने में। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहिए, वरना एक क्वेश्चन को भी तुम टच भी नहीं करोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कौन सा अप्रोच लिया हम। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करें। शायद मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लास्ट वीडियो दिया था, और देखते हैं अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड nothing more than that. So goodbye.